नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर, आज बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। स्टॉक का अगर एक दिन का रिटर्न देखा जाए तो 3.3% नेगेटिव का है। एक सप्ताह का रिटर्न देखा जाए तो 11.5% पॉजिटिव है। एक महीने का रिटर्न देखा जाए तो 7.8% पॉजिटिव है। 6 महीने का 10% पॉजिटिव है और एक साल का 93% है। वहीं 5 साल का रिटर्न अगर देखा जाए तो 1195% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो लगातार कंपनी रिटर्न दे रही है। तो आज हम इस स्टॉक के सारे कुछ चर्चा करेंगे, फंडामेंटल भी देखेंगे, टेक्निकल भी देखेंगे और एक दो अलग अलग वेबसाइट पर जाके देखेंगे कि इस स्टॉक में हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे। वो तो बात की बात है, लेकिन सारा कुछ हम इस स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टॉक पे चलते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे, उसके बाद फिर मैं आपको इन्वेस्टिंग.com की वेबसाइट पे ले जाऊंगा, तो वहां पे भी थोड़ा इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम स्क्रीनर.com पे चलते हैं, वहां देखते हैं कि क्या है ये स्टॉक। अब हम स्क्रीन वेबसाइट पे आए तो करंट मार्केट प्राइस की 19 रुपया 4 पैसे चल रही है। ठीक है सर। उसके बाद अगर अब स्टॉक को देखें तो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड ऑपरेट इन कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग, प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कोल माइनिंग में भी काम करता है, कोल माइनिंग कोयला खनन में भी काम करता है, सीमेंट की ग्राइंडिंग में भी काम करता है, सीमेंट को पीसने में भी काम करता है। उसके अलावा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी काम करता है, जल विद्युत परियोजना में भी काम करता है। तो स्टॉक का पोर्टफोलियो मतलब कंपनी का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है, सीमेंट में भी है, कोयला खनन में भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी है। अब अगर इस स्टॉक की हम वेबसाइट पे चलते हैं, कंपनी पे थोड़ा सा वेबसाइट पे और चलते हैं तो वहां पे भी देखते हैं कि वेबसाइट कंपनी कंपनी के बारे में और थोड़ा सा अध्ययन करेंगे हम। तो हम कंपनी के वेबसाइट पे आए और वेबसाइट पे आने के बाद हम देखते हैं कंपनी पे कि ये जो कंपनी है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, जो कि जेपी ग्रुप की कंपनी है, डाइवर्सिफाई। और जेपी ग्रुप जो है वो डाइवर्सिफाइड, इसका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करता है और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ये सिविल इंजीनियरिंग में भी, कंस्ट्रक्शन में भी, सीमेंट में, पावर में, रियल एस्टेट में, एक्सप्रेसवे में, हॉस्पिटलिटी में, फर्टिलाइजर में, हेल्थ केयर में। तो ये जेपी ग्रुप जो है वो इसका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई है जयप्रकाश पावर वेंचर का, जेपी ग्रुप की कंपनी। अब अगर इस ग्रुप को देखा जाए तो ये जो है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, यहां अगर देखते हैं तो द ग्रुप हैज मोस्ट क्रेडिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द कंट्री। इसमें ये ऑपरेट करता है एक तो 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग योजना को। जो 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग योजना है ये उत्तराखंड में स्थित है, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी योजना है। ये भी 400 मेगावाट की ये उत्तराखंड में इसको करता है ऑपरेट। और उसके बाद ये जो है एक तो सबसे बड़ी परियोजना, ये देखिए, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द प्राइवेट सेक्टर इज एक्रीडेटेड फॉर 1.32 MN। लगभग ये हो जाती है 1320 मेगावाट की ये परियोजना भी संचालित कर रहा है। तो लगभग कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस कंपनी के पास कुल मिला के लगभग 2200 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 3 हैं इसके पास हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी वाले। तो सबसे पहला संचालन कहाँ है? ये विष्णुप्रयाग में है, 400 मेगावाट का उत्तराखंड में। उसके बाद एक 500 मेगावाट का भी है जेपी बीना थर्मल पावर नाम से, और 1320 मेगावाट का जेपी निगरी सुपर पावर है। उसके अलावा थोड़ा सा हम कंपनी को थोड़ा मैं आपको आगे बताने का प्रयास करता हूँ। इसमें ये देखिए जरा, ये देखिए आप, 400 मेगावाट विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उसके बाद 500 मेगावाट जेपी बीना थर्मल पावर प्लांट इन डिस्ट्रिक्ट सागर एमपी में। उसके बाद 1320 मेगावाट जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर, जो मैंने आपको 3 बताए। उसके अलावा कंपनी क्या करती है? कोल माइनिंग में भी काम करती है, जो लिखा है देखो फर्दर द कंपनी आल्सो ऑन एमिलिया नॉर्थ कोल माइन में भी काम करती है। उसके अलावा कंपनी जो है वो, जो मैं पहले ही बता चुका, सीमेंट का काम और है। तो सीमेंट को जो ग्राइंडिंग करने का काम है, जो पीसने का काम है, तो इसकी भी फैकल्टी है इसकी। तो ये कुल मिला के इसका जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो इस वजह से कंपनी तो ठीक ठाक नजर आ रही है। तो मैं और आपको अगर ज्यादा विस्तृत पढ़ना है, क्योंकि मैं अगर सारा कुछ इसमें बताऊंगा तो काफी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अभी काफी कुछ आगे चलना है। तो और अगर आपको देखना है तो इस कंपनी की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, सारा कुछ कंपनी के बारे में बताया गया है। और हाँ, किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के वेबसाइट पे आप जाइए
और उसके अलावा कंपनी के सारे फंडामेंटल, अगर आपको कुछ फंडामेंटल नहीं आते हैं तो बस थोड़े से ही देख लीजिए, जो मैं अभी आपको बाद में बता दूंगा कंपनी प्रॉफिट ले रही है कि नहीं ले रही है, कंपनी पे कर्जा है कि नहीं है, कंपनी ने कितने प्लेज परसेंटेज नहीं रखी है। तो ये दो चार बातें ही अगर आप कंपनी में देख लेते हैं तो आपको आगे दिक्कत की संभावना बहुत कम नजर आ जाती है। लेकिन एक बात उसमें भी ये भी ध्यान रखा जाता है कि अगर स्मॉल कैप कंपनी है, अगर स्मॉल कैप कंपनी है तो स्मॉल इन्वेस्ट, और लार्ज कैप कंपनी है तो आप लार्ज इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप कंपनी है तो उसमें आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी होती है कि पोर्टफोलियो में हमेशा, जैसे आपके पास 6 लाख रुपए हैं तो ये नहीं करना होता है कि हमें लालच में आके 6 लाख रुपए, अगर मान लो चलो जेपी पावर वेंचर ही अच्छी कंपनी है, अगर हम बाद में निकालते हैं ये तो बात, तो अगर वही अच्छी कंपनी है तो हम 6 लाख उसी में लगा दे रहे हैं कि चलो 6 लाख, ये नहीं करना होता है। उस पैसे को डिवाइड करना है, 6 लाख को 6 भागों में डिवाइड करना है, उसके बाद उसको हमें डिवाइड करना होता है हर कंपनी में। जितनी कंपनी है आपके पास 1-1 लाख सब में डिवाइड कर दीजिए। और छोटी कंपनी है तो छोटा इन्वेस्ट करिए। छोटा इन्वेस्ट मतलब कोई कंपनी आपको छोटी नजर आ रही, जैसे पावर वेंचर ही है, ये 19 रुपए का शेयर है, छोटा है, तो इसमें छोटा इन्वेस्ट, उतना इन्वेस्ट जितना कि अगर वो स्टॉक नीचे जाए या स्टॉक में कभी कोई दिक्कत नजर आए तो वो पैसा आपको जब जाए तो आपको दिक्कत नजर ना आए। ठीक है सर, तो मैंने सारा कुछ आपको बताने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल की तरफ। फंडामेंटल इसके क्या कहते हैं। मार्केट कैप अगर देखा जाए 13,316 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। करेंट प्राइस इसकी 19 रुपए 40 पैसे की है। हाई इसने 24 रुपए का लगाया। स्टॉक का पीई रेशियो अगर देखा जाए तो 8.44 का है। ठीक है सर। बुक वैल्यू इसकी अगर देखी जाए, पर शेयर बुक वैल्यू जो निकल के आ रही है, जो स्टॉक की पर शेयर वैल्यू जो है, बुक वैल्यू का मतलब हो गया पर शेयर वैल्यू, पर शेयर कितनी वैल्यू है स्टॉक की। ठीक है सर, अगर तो ये निकल के आ रही है 16 रुपए 70 पैसे की। उसके बाद डिविडेंड ये 0% का है, मतलब कोई डिविडेंड देती नहीं है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 14 का है, जो कि ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो देखा जाए तो 12.8 है। ये थोड़ा 15 से अगर ऊपर होता तो और बेटर होती, लेकिन ठीक है, ज्यादा हम इसको ज्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे, नहीं ज्यादा बुरा कहेंगे। फेस वैल्यू अगर देखी जाए 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। आगे आपका स्प्लिट बोनस दे सकता है। पीईजी रेशियो अगर देखा जाए तो 0.21 का है। तो पीईजी रेशियो अगर 1 से कम होता है तो स्टॉक आपको एक सही प्राइस पे मिलता है। उसे हम अंडर वैल्यूड भी कह सकते हैं और सही प्राइस पे कह सकते हैं कि हमें ठीक प्राइस पे मिल रहा है। इंडस्ट्री पीई अगर देखा जाए 34.9 का है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखो इंडस्ट्री पीई इसका कितना है, 34.9 का है। और पी रेशियो इस स्टॉक का कितना है, पी रेशियो आपका आया 8.44 का। तो वो ठीक ठाक है, मतलब आपको स्टॉक सही प्राइस पे मिल रहा है। उसके बाद यहां तक तो कंपनी काफी मुझे सही नजर आ रही है, अच्छा नजर आ रही है, अभी तक कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही कंपनी में। उसके बाद क्वार्टरली सेल्स अगर देखें तो ये 2.75% है क्वार्टरली सेल्स बाहर। उसके बाद डिविडेंड यील्ड इसकी अगर देखी जाए तो 0% की है, डिविडेंड कुछ नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी 0.37 का है। तो इसका मतलब कंपनी पे कर्जा है थोड़ा बहुत। अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 1.72 का है। रिजर्व कंपनी के पास 4,614 करोड़ के। पेट्रोस की स्कोर देखिए 9 का है। क्या जबरदस्त पेट्रोस की स्कोर है सर। पेट्रोस की मतलब 9 में से 9 अंक है कंपनी को। कंपनी में 9 में से 9 अंक का मतलब आप समझ रहे हो कि कंपनी में कोई भी निगेटिविटी पेट्रोस की स्कोर के अनुसार है ही नहीं है। और पेट्रोस की स्कोर 9 पॉइंट, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि नेट इनकम अगर उस कंपनी का बढ़ रहा होगा तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। रिटर्न ऑन एसेट बढ़ रहा होगा तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। और उसकी क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म कर्जा कम होना चाहिए, उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ना चाहिए तो 1 पॉइंट मिल जाएगा। ग्रॉस मार्जिन प्रीवियस मार्जिन से कम होना चाहिए तो 1 पॉइंट मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट लगभग 9 में से 9 अंक ला रही है कंपनी। इसका मतलब कंपनी बेहतरीन है इसके अनुसार। अभी हम आगे नहीं पहुंचे हैं सर, यहाँ तक तो कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है, सारा कुछ सही नजर आ रहा है। सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो 20% की है। और फ्री कैश फ्लो देखा जाए तो 12.8 का है। प्लेज्ड परसेंटेज अब देखिए 79.2%। सारा कुछ नजर सही आ रहा था, लेकिन एक अब कमी नजर आई इसमें कि प्लेज्ड परसेंटेज 79.2% है। मतलब प्रमोटरों ने कंपनी के 80% शेयर को गिरवी रखा है। तो ये सर बहुत इसमें एक सबसे बड़ा डेंट जो नजर आया मुझे, 79.2% प्लेज कर दिए हैं कंपनी ने अपने शेयर। सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो सबसे बड़ा पॉइंट नजर आ गया कि 79.2% प्लेज कर रखा है कंपनी ने शेयरों को। ठीक है सर। अब अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ देखें 5 साल की तो 11.7% है। सेल्स ग्रोथ 3 साल की 27% है। और यहां से प्रमोटर की होल्डिंग 24% है।
अब ये भी थोड़ा एक डेंट नजर आया कि प्रमोटर केवल 24% ही प्रमोटर हैं और उनने भी अपने 80% शेयरों को गिरवी कर रखा है। ठीक है सर, तो ये दो बातें इसमें अब नजर आई आपको। और उसके बाद अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे अगर हम देखते हैं तो इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट और देखें तो यहाँ देखिए दो कुछ अच्छाइयां हैं कुछ बुराइयां हैं। ये दिखाने का प्रयास करता हूं कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.16 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो मतलब स्टॉक आपकी बुक वैल्यू से 1.16 टाइम चल रहा है, तो ये ठीक है, अच्छी बात है। कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है, CAGR लास्ट के 5 साल से दिखा रही है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब जो बुराइयां नजर आई वो देखिए, प्रमोटर जो मैंने आपको ऊपर बताया कि प्रमोटर है प्लेज 79.2% देयर होल्डिंग। उन्होंने अपनी कितनी होल्डिंग गिरवी कर रखी है, 79.2% की। तो एक आपको समझ में आई। दूसरी देखिए, कंपनी है जो लो रिटर्न ऑन इक्विटी 4.96% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट के 3 ईयर से केवल 4.96% दे रही है रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पे जो रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद अगर देखें तो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिलेटेड प्रॉफिट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट तो रिपोर्ट कर रही है लेकिन ये डिविडेंड पे नहीं कर रही है। चलो उसको छोड़ो, डिविडेंड पे नहीं कर रही, लेकिन अपना अपने अपने जो उसका जो काम कर रहा है उसमें अपना विस्तार कर रही होगी। नहीं डिविडेंड दे रही है तो कोई बात नहीं, ये एक अलग बात मान लेंगे। लेकिन जो मेन बात केवल ये है कि 79.2% इसने अपनी होल्डिंग को गिरवी कर रखा है। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है कंपनी में। उसके बाद हम कुछ निर्णय निकालेंगे। सेल्स अगर देखा जाए तो सेल्स कंपनी की 2021 से ही अगर हम देखते हैं तो सेल्स 9 से 2 करोड़ से या 9 से करोड़ से लगभग सेल्स अब कितनी हो गई है, 1700 करोड़। मतलब 3 साल में ही हम अगर देखें 3 साल में लगभग दूनी सेल्स ले आई है कंपनी। इसी के अनुसार अब यहाँ देखिए खर्चे जो थे 659 करोड़ खर्चे हुआ करते थे और खर्चे हो गए कितने, लगभग खर्चे 1.5 गुने। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि देखो सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन खर्चे उसने कम किए हैं। ठीक है सर, ये अच्छी बात है इसके लिए। उसके बाद अब मार्जिन पे देखें कितने मार्जिन पे काम कर रही है, तो 45% मार्जिन पे काम कर रही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है सर। 50 लगभग 45% मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जैसे आप कोई धंधा कर रहे हो, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप 45% बचा रहे हैं, मतलब सब सब इनकम करने के बाद, मतलब जैसे आपने मान लो 100 रुपए बचाए, 100 रुपए बचाए तो 100 रुपए तो आपकी कमाई हो गई, लेकिन बचाए कितने रुपए, बचाए उसमें जो सब सब खर्चे अर्चे काटने के बाद जो हमने पैसे बचाए कि सर हम 45 रुपए बचा रहे हैं, तो 45 रुपए आप बचा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई धंधा 45% पे चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये कंपनी के लिए। अब हम देखते हैं प्रॉफिट अगर देखें यहाँ पे तो नॉट नेट प्रॉफिट भी लगातार कंपनी का 192, फिर 69, 173, ये 589, 349। अब यहाँ पे एक ये है थोड़ा सा कहीं प्रॉफिट देखो माइनस का 1 करोड़ हुआ, फिर 107 करोड़ प्रॉफिट हो गया, फिर घाटे में चली गई कंपनी, फिर 242 करोड़ हो गया, फिर 75 करोड़ ही रह गया और फिर घाटे में चली गई, फिर घाटे में है, फिर 192 करोड़ है, फिर 69 करोड़ है, 173, मतलब कंपनी के प्रॉफिट में निरंतरता नहीं है। तो ये थोड़ा सा और इसके लिए थोड़ा डेंट की बात है कि निरंतरता कंपनी के प्रॉफिट में आनी चाहिए। ईपीएस देखें तो ऐसे ईपीएस बढ़ रहा होगा, मान लो नेट प्रॉफिट ऐसे ही चल रहा है तो ईपीएस भी ऐसे ही चल रहा होगा। अब हम चलते हैं साल दर साल पे, तो साल दर साल पे चलने के बाद, हाँ अगर सारा कुछ आपको समझ में आया हो तो वीडियो एक बार लाइक जरूर कीजिए। अगर सारा कुछ मैं आपको सही से बताने का प्रयास कर रहा हूँ तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर मैं आपको अच्छा बता पा रहा हूँ कि नहीं। आगे अगर चलते हैं तो आगे अगर देखें साल दर साल में तो 2000 सेल्स इसकी देखिए कि सेल्स इसकी 4000 करोड़ की जो लगभग थी 2021 से ही हम देखेंगे तो जो 3000 करोड़ के लगभग थी अब वो 6800 करोड़ के लगभग आ गई है साल दर साल में। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो यहाँ पे है वो कितना चल रहा है, 37% पर लेके आ रही है साल दर साल, ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ पे प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट ये सही चला है यहाँ पे 107 करोड़, 55 करोड़, 1022 करोड़, 1179 करोड़, तो यहाँ पे ये ठीक ठाक आया। पहले कंपनी घाटे में चल रही थी और फायदे में कहां से आई है, फायदे में आई है ये कंपनी आपकी 2022 से, ठीक है सर। वहां से फायदे में आके नेट प्रॉफिट जो है इसका ये आपका 281 करोड़, फिर 107 करोड़, फिर 55 करोड़ और 1022 करोड़। तो अब ये यहाँ पे भी थोड़ा निरंतरता ये नजर नहीं आ रही है कि देखिए 281 करोड़ पहले प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ 107 करोड़ रह गया, फिर केवल 55 करोड़ रह गया, तो ये प्रॉफिट में कंपनी की निरंतरता नजर नहीं आ रही है, मतलब कंपनी निरंतरता प्रॉफिट निरंतर पेश नहीं कर पा रही है।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें 3 साल की 27% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाए 3 साल की 98% है। स्टॉक सीएजीआर 3 साल का 65% है और 1 साल का 98% है। ठीक है सर। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर की केवल 13% है और 3 साल से केवल 5% रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये थोड़ा कम है कि मात्र 3 साल में केवल 5% रिटर्न ऑन इक्विटी है इसकी। अब यहाँ से बैलेंस शीट पे नजर डाली जाए तो रिजर्व कंपनी के पास कितना है? रिजर्व है 4614 करोड़ का, कर्जा है 46 करोड़ का। ठीक है सर। उसके बाद टोटल लायबिलिटी जो आपकी हुई 17,303 करोड़ के, उसमें उसने कहाँ से खर्च किए हैं ये देखिए कि फिक्स्ड कर दिए हैं 13,007 करोड़ फिक्स कर दिए हैं और काम जो चल रहा है उसका 240 करोड़ का चल रहा है। अदर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उसने, अदर एसेट जो है 3,532 के हैं और इन्वेस्टमेंट लगभग 525 करोड़ का कर रखा है। इस तरह तो उसने खर्च कर रखे हैं पैसे ही। अब यहाँ से अगर हम देखें तो थोड़ा रेशियो पे और ध्यान देते हैं। रेशियो कंपनी के क्या कहता है कि ये सर रेशियो जो होते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो रेशियो जो होते हैं वो कंपनी की ये सारी कहानी कहते हैं कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है। जैसे डेब्टर डेज है तो डेब्टर डेज क्या बता रहा है कि जो कंपनी के खरीदार हैं वो कितने दिनों में कंपनी से पेमेंट ले पा रही है। कंपनी खरीदार जो है, कंपनी कितने दिनों में पेमेंट ले पा रही है। उसके बाद ये जो होता है इन्वेंट्री डेज है, इन्वेंट्री डेज जितने कम होने वो ज्यादा सही होता है, क्योंकि इन्वेंट्री डेज मतलब सामान आपका इन्वेंट्री कितने दिनों आपके यहाँ पड़ी हुई है। मान लो आपने सामान तो बना लिया, आपके इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उस सेल्स हो नहीं पा रही है, तो ये भी गलत है। तो ये कितने दिनों में आप सेल्स कर पा रहे हो इन्वेंट्री डेज की। कैश कन्वर्जन साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल पूरा एक साइकिल चक्र होता है कैश कन्वर्जन साइकिल का, कि कितने दिनों में आपने इन्वेंट्री को बनाया, उसके बाद आपको उसने उसको सेल किया, फिर कितने दिनों में आपने उसको पैसे को कन्वर्ट कर पाए, पैसे कन्वर्ट करके आपने अपने देनदारों को दे पाए। ये सारा कुछ सर ये बताते हैं रेशियो। तो ये 90 से कम होने चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए अब डेब्टर डेज तो ठीक है, ये 64 पे ले आए, इन्वेंट्री डेज यहाँ पे दर्शाए नहीं गए, डेज पेबल यहाँ दर्शाए नहीं गए, लेकिन ये सारा कुछ कैश कन्वर्जन साइकिल ये देखिए 111 45, तो ये सारे कुछ अच्छे नजर आ रहे हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल डेज देखिए 61 दिनों में ले आया, सही है, सारा कुछ ठीक नजर आ रहा है कंपनी का। यहाँ तक सब हमने अगर देखा तो फंडामेंट। अब शेयर होल्डर पैटर्न्स और एक बार देख लें अगर हम, थोड़ा सा मैं बताने में थोड़ा जल्दी कर देता हूं तो उसको थोड़ा आप अन्यथा वे में न लीजिए। उसके बाद अगर हम जब इसका प्रमोटर होल्डिंग अगर देखें तो एफआईआई की होल्डिंग 7.59% है। वहीं डीआई की होल्डिंग है सर, डीआई की होल्डिंग 18.18% है। उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग 24% है। तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है, जो कि दिसंबर में 21-26% जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो अब मात्र 24% रह गई है। ठीक है सर। उसके अलावा अगर पब्लिक के पास देखा जाए तो पब्लिक के पास लगभग 50% माल है। ये देखिए आप, दूसरी डेंट क्या नजर आया कि पब्लिक के पास 50% माल है। तो ये बहुत गलत है कि पब्लिक के पास 50% माल है। सर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैंने अब एक ही वीडियो बनाया जयप्रकाश पावर वेंचर और मैं लगभग सारा कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसमें। तो आप अगर इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये आपके लिए वीडियो पूरा आप देखना और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम स्टॉक में क्या करें। अब प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखें तो 24% है, वहीं पब्लिक की होल्डिंग 50% है। तो दूसरा डेंट क्या नजर आया कि पब्लिक की होल्डिंग 50%। एक क्या डेंट था कि 79% उसने प्लेज कर रखे हैं। दूसरा क्या है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है, केवल 24% है, उसमें भी पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा है। तो आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, मुझे ज्यादा कुछ बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि आपको अगर इसमें निवेशित भी रहना है तो कितना निवेश करना है और कैसे निवेश करना है ये आप अपने हिसाब से सोचिए। क्योंकि मैंने आपको जो मुख्य बातें थी वो आपको बताई कि एक तो पब्लिक के पास 50% का माल है, दूसरा 80% शेयर प्लेज कर रखे हैं, तीसरा जो है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो दी है वो लगातार 3 साल से बहुत कम है। तो वो अगर छोड़ा जाए तो दो बातें इसमें मुख्य निकल के आती हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग कम, पब्लिक के पास माल ज्यादा, और तीसरा तीसरा उन्होंने 80% शेयर प्लेज्ड। ठीक है सर। अब चलते हैं अब इसके चार्ट पैटर्न पे। चार्ट पैटर्न क्या कहता है? चार्ट अगर देखें तो ये देखिए, ये 83 रुपए पे स्टॉक खुला था और 83 रुपए पे स्टॉक आके फिर ये स्टॉक लगातार नीचे की ओर चला चला आया, लगातार नीचे की ओर आया स्टॉक, और लगातार नीचे की ओर आके ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट किया था 1 रुपए, 1 रुपए के लगभग आके स्टॉक, फिर ये स्टॉक में तेजी आई। अब यहाँ थोड़ा बड़ा करने का प्रयास करता हूं मैं, ये देखिए
फिर स्टॉक में जो तेजी आई है, जब से स्टॉक में मुनाफा चालू हुए हैं, पहले तो स्टॉक में घाटा चल रहा था कंपनी में, फिर यहां से देखिए आप, ये मैंने इसको हटाता हूं, यहां से फिर स्टॉक में जो तेजी आई है पिछले 1-2 सालों से, कब से है ये देखने का प्रयास करते हैं सर। लगभग 2023 से, मतलब 2023 के पास, हाँ 2023 से जो तेजी आई है, फिर वो तेजी लगातार चल रही है। अब ये तेजी, ये देखिए आप, मैं एक ट्रेंड लाइन डालता हूं, फिर ये यहां से ये तेजी जो चली है स्टॉक की, फिर ये एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ही यहाँ से, ये देखिए थोड़ा सा, ये यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया। अब ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा ट्रेंड लाइन को शिफ्ट भी किया है स्टॉक ने, ये थोड़ी सी, अब ये देखिए ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे स्टॉक फिर ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा इसने सपोर्ट तोड़ा ट्रेंड लाइन का, लेकिन उसके बाद फिर ये स्टॉक कहां तक गया, ये गया आपका 23 रुपए 55 पैसे पे। उसके बाद फिर ये स्टॉक लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अब स्टॉक ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया। इसको मैं और दिखाता हूं सर, ये देखिए इस स्टॉक ने फिर ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट दिया है, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अब ये स्टॉक आपका 19 रुपए 51 पैसे पे है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, और ब्रेकआउट देने के बाद 20 रुपए 63 पैसे तक गया, और अब ये यहाँ पे सस्टेन है। ठीक है सर। अब स्टॉक अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में अगर आपको निवेशित रहना है, मैंने आपको सारी बातें बताई कि प्लेज परसेंट कितनी है, 80% है। उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 26% है। उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, 50% है। तो आपको रिस्क भी ध्यान रखना है कि 80% शेयर प्लेज्ड है, पब्लिक के पास 50% है। तो आपको अगर इसमें निवेश करना है तो स्टॉक में उतना ही निवेश करें, रिस्क के अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार। मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी रिस्क के अनुसार देखें कि 80% शेयर प्लेज्ड हैं, हम उस कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं। हाँ, अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, अगर यहाँ ट्रेडिंग पर्पज में आपको बताऊं तो ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक रहेगा, मतलब 20 रुपए के ऊपर जब तक रहेगा, और ये स्टॉक 20 रुपए से ऊपर निकलता है, तो आपको फिर ये स्टॉक कितने का टारगेट दिखाएगा, 24 रुपए तक का टारगेट दिखा देगा। ठीक है। फिर ये 24 रुपए का टारगेट दिखाने के बाद ये स्टॉक अगर यहां सस्टेन हो जाता है, कितने पे, 24 रुपए के पास सस्टेन हो जाता है ये स्टॉक, तो फिर स्टॉक आपको 26 रुपए के पास जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर। अब मैंने आपको केवल ये ट्रेंड लाइन, केवल ये चार्ट के बेसिस पे बताया, और फंडामेंटल में आपको बता चुका हूं। आपको सारी बात समझ में आ चुकी होगी कि आपको किस तरह निवेश करना है। एक छोटी कंपनी है जिस कंपनी के 80% शेयर प्लेज्ड हैं, और 26% माल कंपनी के पास है, प्रमोटरों के पास है, 50% माल पब्लिक के पास है। तो आपको अगर निवेशित रहना है तो उसी अनुसार, उसी रिस्क के अनुसार निवेशित रहना है। न फिर बाद में फिर ये होता है कि हमने सर 5,000 शेयर ले ली, हमने 20,000 शेयर ले ली, हमने 30,000 शेयर ले लिए, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो वो आपको अपने अनुसार सोचना है। मैंने आपको सारी बात बताने का प्रयास किया। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।